दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से, दंगाइयों से, उपद्रवियों से, खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से और मवालियों से माफ़ी मांग ली है। जी हाँ, कोई शंका नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये सच है, क्योंकि ये सारी शब्दों का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जिन्हें हम किसान कहते हैं, जो पिछले 10-11 महीने से दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर दिन रात आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार पहली बार ऐसा लगा कि शायद वो किसानों से डर गई कि आतंकवादियों से डर गई, कि पाकिस्तानियों से डर गई, खालिस्तानियों से डर गई, मवालियों से डर गई। ये आपको तय करना है। लेकिन पिछले 11 महीनों में मीडिया की तरफ से, सरकार के लोगों की तरफ से यही शब्दों का प्रयोग किया गया उन किसानों के लिए जो इन तीनों बॉर्डर्स पर डटे रहे। इसीलिए मैंने अपनी शुरुआत इसी बात से कही कि प्रधानमंत्री ने आखिर माफ़ी किससे मांगी? किसानों से मांगी कि बैठे हुए खालिस्तानी, पाकिस्तानी और मवालियों से मांगी? ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एकाएक क्या हुआ कि देश का प्रधानमंत्री जो कल तक कह रहा था कि किसी भी सूरत में ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे, अगर होगा तो उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाएगा। जो किसानों के साथ बैठकें हुई, सारी बैठकें फ़ेल हो गईं। उसके बाद देखा होगा कि इस तरह की साजिशें मीडिया के थ्रू रची गईं। बीच में तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन लग रहा था कि आज शायद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस आंदोलन जगह पर बहुत कम किसान बचे थे। चारों तरफ पुलिस का डेरा था, मीडिया पहुंच चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर, गुंडों की फ़ौज लेकर पहुंच चुके थे। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सब रिकॉर्डेड है, सारे चीज़ों के वीडियो हैं। लेकिन उसी वक्त राकेश टिकैत के 2 बूंद आंसू निकल गए थे, और शायद वो 2 बूंद आंसू इस देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान देकर चला गया। वो आंदोलन एक बार फिर ज़िंदा हो गया, और उस दिन से लेकर अभी तक किसान वहाँ डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाटकीय ढंग से, जिस प्रकार से वो अक्सर करते हैं, जिस तरीके से वो अपना रूप बदल कर आते हैं, नई नई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से वो एक बार फिर आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। किनसे मांगी आप समझिए, लेकिन क्यों मांगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत जल्दी इलेक्शंस आ रहे हैं। 5 राज्यों की इलेक्शन है, जिनमें पंजाब और उत्तर प्रदेश बहुत मुख्य हैं। यहाँ पर मैं अपने आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि ये जो अभी तक हुआ, जो मैंने कुछ भी बताया, ये शायद आपने सबको पता है। इसमें किसी को कोई नई बात मैंने नहीं बताई। और रही बात इसके पीछे वजह क्या है, तो सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों से कई राज्यों में इलेक्शन हुए। बंगाल के इलेक्शन हुए, असम के हुए, कई छोटे छोटे राज्यों में, आपने गोवा में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन देखे, साउथ इंडिया में इलेक्शंस हुए वहाँ पर देखे, यहाँ तक कि स्थानीय निकाय के चुनाव तक देखे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा ताकत लगा दिया था। यहाँ तक कि हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव तक में, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव तक में बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता भाजपा की तरफ से वहाँ गए थे। क्यों गए थे? ऐसी क्या बात थी कि कुछ सालों से ये देखा जा रहा है भाजपा हर तरीके से हर राज्य में, हर ज़िले में जीतने की कोशिश कर रही है और हर हाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो आइए मैं ले चलता हूँ इसके पीछे की मंशा क्या है। अगर आपको याद हो 2014 में जब ये सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत प्यार से पहला 5 साल चलाया। कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हुई 5 सालों में। विकास और सबका साथ, सबका विश्वास की बात हुई, काफ़ी कुछ बातें हुई। लेकिन 2019 में जब इलेक्शन हुए तो एक नए रूप में अवतरित हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट, और उस कैबिनेट में एक चेहरा शामिल हुआ जिसे हम अमित शाह कहते हैं। ये हमारे गृह मंत्री हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 के बाद कुछ बहुत बड़े फ़ैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फ़ैसला
370 और 31A, ये जो कश्मीर का मामला था उस पे बहुत बड़ा कदम उठाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर पे आया, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए गए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो लोग यही कहते रहे कि इसमें कहीं ना कहीं किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती या कहीं ना कहीं से इन्फोर्समेंट है, क्योंकि ये जजमेंट वाकई बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि उस पे सब मान गए और बात आई गई, ख़त्म हो गई। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। शांति के लिए बहुत ज़रूरी है इस देश में कि वो राम मंदिर बन जाए। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे कि आपने देखा होगा CA NRC का मामला चला बहुत दिन तक, हज़ारों लोग सैकड़ों जगहों पर बैठे रहे। आंदोलन कैसे ख़त्म हुआ किसी से छुपा नहीं है। कोरोना का मामला आया और उसी में मामला दब गया, और अभी भी वो सब चीज़ें क्या हैं वो आप समझ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, उन दंगों के बाद क्या कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये आपने देखा। उसके बाद ट्रंप आए, आपने उसको भी देखा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई 3 तलाक पे, 3 तलाक वाली बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती रहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा ने अपने जितने मुख्य एजेंडा था, इनके जितने भी मेन एजेंडे थे, एक एक करके सारे एजेंडे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उनको लागू किया। लेकिन उसके बावजूद हर राज्य में जीत लेने की कोशिश में वो हर हथकंडे अपनाते रहे। जिस तरीके से गोवा में या ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देखा, खरीद फरोख्त, दल बदल की राजनीति, बहुत सी ऐसी अनफेयर मीन्स का यूज़ किया गया कि मीडिया भी उससे बचती रही उन सब बातों पर। लेकिन पूरी दुनिया को जगजाहिर हो गया कि भाजपा सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी एक एजेंडा, एक चीज़ जो इनके मुख्य घोषणा पत्र में बहुत सालों से दबी पड़ी है, वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। तो आखिर हिंदू राष्ट्र घोषित करनी है तो केंद्र में इनकी सरकार है, इनके पास बहुमत है, कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बिना आप इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकते। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आज मैं उसी पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। आखिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे कि आसानी से उस संविधान में बदलाव करके या पूरा संविधान बदलकर इस देश में एक नई व्यवस्था लागू करे और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। तो पहला कदम मैं बताता हूँ। जो पहला कदम है, जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त केंद्र में भाजपा की जो सीटें हैं वो पूर्ण बहुमत में हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव करते हैं तो आपको कम से कम लोकसभा में 2/3 बहुमत होना ज़रूरी है। 2/3 का मतलब होता है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, 543, जिसमें से करीब 362 सीटें होना ज़रूरी हैं किसी ऐसे बड़े बदलाव के लिए। और उसकी बात की जाए तो अभी फ़िलहाल उस नंबर से 30-35 सांसद कम है भाजपा के पास, यानी 330-36 के लगभग हैं और चाहिए इनको 362। तो पहली कमी ये है। चलो किसी तरीके से लोकसभा से 362 इनको सपोर्टर्स मिल जाते हैं संसद में और पास हो जाता है, तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा की जो आज की स्थिति है वो ये है कि 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें कि 2/3 बहुमत के लिए 164 आपको राज्यसभा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, 164। और अभी मौजूदा भाजपा के पास तकरीबन 84 से लेकर 90 सांसद ही हैं। तो बहुत बड़ी कमी राज्यसभा में है। लोकसभा में 30-35 का नंबर कम है, राज्यसभा में भी तकरीबन 60-70 का अभी कमी है। उसके बाद किसी तरीके से अगर ये दोनों नंबर्स पूरे हो जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर ये फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है। राष्ट्रपति जी इसको फिर एक और प्रक्रिया है जिसके तहत इसको असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम पावर होता है और उनके अंडर में हर राज्य का गवर्नर होता है जो रिपोर्ट करता है। तो राष्ट्रपति
अपने जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, यानी 29 असेंबलीज़ 29 स्टेट हैं, तो हर स्टेट को ये मसौदा भेजेंगे कि राज्यसभा लोकसभा से ये चीज़ें पास हो चुकी हैं, अब आप क्या कहते हो। उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 29 में से 15 असेंबलीज़ का सपोर्ट होना चाहिए। 15 स्टेट असेंबलीज़ इनके इस मसौदे को हाँ कर दे, तभी राष्ट्रपति इस मसौदे को फाइनल साइन कर सकता है, इस बदलाव को साइन कर सकता है। और अभी मौजूदा देखा जाए तो तकरीबन 15 स्टेट में इनकी सरकारें हैं, यानी कि असेंबली की बात करें तो 15 असेंबलीज़ पे भाजपा की सरकारें हैं जहां से इनको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कम हैं। शायद यही वजह है कि अपने मुख्य एजेंडे से भाजपा अभी भी रुकी हुई है। इसको पाने के लिए ही शायद ये सारे खेल किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश जीत लिया जाए, किसी तरीके से पंजाब जीत लिया जाए। बंगाल ये हार चुके हैं, उनकी मुहिम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। महाराष्ट्र में किस तरह का नाटक हुआ आप लोगों ने देखा है। चंद्र रोज़ की सरकार रही, उसके बाद सरकार गिरी, फिर से दूसरी सरकार बनी। सरकार गिराने की हर वो हथकंडे अभी भी अपनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारें गिरें। उसी तरीके से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा किस प्रकार से वहाँ पर स्थिति रही, राजस्थान में भी हमने देखा। तो कुल मिला के भाजपा की ये रणनीति रही है कि किसी भी तरीके से कम 20 राज्यों में हम अपनी असेंबली पक्की कर लें। 15 तो नंबर ज़रूरी है, लेकिन 15 से इनकी राज्यसभा और लोकसभा को नुकसान अभी जो हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। अगर 20 स्टेट में इनका परचम लहरा जाए और हर जगह से इनके सांसद भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, राज्यसभा मेंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, तो शायद 2024 में ज़रा भी इसमें मुझे शंका नहीं है कि अपना मुख्य ब्रह्मास्त्र, मुख्य एजेंडा हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे। यही है सबसे बड़ी वजह जो भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में पूरी जी जान से लगी हुई है, किसी तरह से सरकार बन जाए और हमारी ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएं। लोकसभा, राज्यसभा में जो हमें 2/3 बहुमत है वो मिल जाए, कम से कम 15 असेंबलीज़ हमारे सपोर्ट में आ जाए, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो ये है सबसे बड़ी वजह। आप समझदार हो, हमारे पूर्वज समझदार थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? वो भी चाहते तो इस देश का बंटवारा जिस तरीके से हुआ था वो चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं। वो जानते थे हम धर्म आधारित देश बनाएंगे तो इसका हाल वही होगा जो शायद आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूडान, सीरिया जैसे देशों का हुआ है, नाइजीरिया वगैरह देख लीजिए, जो धर्म आधारित देश हैं उनका क्या स्थिति है। आज हमें ये सोचना है कि हमें यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन्स के साथ उनकी तरह आगे बढ़ना है कि हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की तरह आगे बढ़ना है। तय आपको करना है, क्योंकि यूरोप में जिस तरह से तरक्की हुई है, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से तरक्की हुई है, वो शायद वहाँ के लोकतांत्रिक ढांचा और धर्मनिरपेक्ष छवि की वजह से बना है। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें क्या कमियाँ होंगी हमारे पूर्वज समझते थे, 1947 के समय के नेतागण समझते थे। शायद इसीलिए आरएसएस की नहीं चल पाई थी, शायद इसीलिए सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था, जिनका हिंदू राष्ट्र का सपना था। ये बहुत बड़ी बात है, उसको समझना चाहिए। आने वाले इलेक्शंस में हर हिंदुस्तानी को सोच समझकर वोट देना चाहिए, क्योंकि इस देश को बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।